इंटर पास करके विधानसभा अध्यक्ष बना हूँ अप्रैल में। वोट डाला कभी आज तक? अभी नहीं, अगले साल डालूंगा। मेरी इसका वोट भी नहीं, आपने विधानसभा अध्यक्ष बना दिया आपने। दिल्ली में जॉब किया, पंजाब जॉब किया, फिर जॉब को छोड़ के फिर वापस पार्टी में था। मिला कि जॉब इज नॉट फॉर मी, मैं जॉब नहीं कर सकता। ये अंतरात्मा की आवाज है। घर से भी विरोध झेलना पड़ा। हाँ, घर वालों ने कहा होगा कि नौकरी छोड़ के कहाँ चक्कर में पड़े हो। नौकरी छोड़ करके तुम कहाँ से आ गए। 20 में मैंने बहन राष्ट्रसभा सांसद बना दिया कि मेरा काम इधर ताकना छाकना होता नहीं। कभी कानाफूसी भी नहीं करता, ये सब जानते हैं। कानाफूसी करने का मेरी हैबिट नहीं है। बहन जी से पहली मुलाकात कब हुई थी? अप्रैल 14 में हुआ था। नवंबर में बहन जी से मुलाकात पहली हुई, जिनको सभी लोग आज जिंदा देवी के नाम से मानते हैं। तो एक बार उनके पैर छूने में क्या दिक्कत है। तो बस बहुत प्रयास करके मैं उनसे मिला और फिर वहीं से एक नया जो है, जब फिर लाइफ मेरी बदली, वहीं से मैं एंट्री किया हूँ। तो साधारण सा व्यक्ति था, मैं बाहर निकला हूँ तो बुंदेलखंड का प्रभारी बन के निकला। ये दर्शकों को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि बहन जी जब मिलने के लिए बुलाती हैं तो क्या कहती हैं? बहन जी की जो नजर है, जब कहना महापुरुष है हमारी, वो पहचान लेती हैं आदमी को। 2-3 बार देखती हैं आदमी को और सब स्कैन कर लेती हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं, सब जान जाती है। मैंने कहा कि साहब पढ़ाई कितनी करी? मैं बीटेक भी किया है, MBA भी किया है। आप पढ़ाई भी कर ली और पार्टी में काम भी करते रहे। मैं बहन दोनों किया। बहन ने साफ कर दिया था कि कभी पैसे के पीछे नहीं भागना। क्या पैसे के पीछे भागोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और जब आगे बढ़ोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। पहली बार में ही रामजी गौतम पर बहन जी का भरोसा बन गया था या भरोसा बनने में समय लगा? भरोसा तो आपकी मेहनत पे, आपके काम पे बन जाए, आपकी ईमानदारी से बन जाए। जैसे एक माँ होती है ना, तो माँ को अगर 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो हर बच्चे की क्वालिटी पता होती है। कौन बच्चा मेरा शैतान है, कौन बच्चा मेरा सीधा है, होता कि नहीं होता घर में। तो वही सेम सिचुएशन है। नसीमुद्दीन एक नाम है, वो कहते हैं कि बहन जी कान की बहुत कच्ची है। क्या सच्चाई है इन बातों में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी को सच्चाई होती। मैंने पहले बोला कि बहन जी जो है इस संगठन एक हम सबके लिए इस माँ की भूमिका निभाती है। फैसले लेने में कितना वक्त लेती है फैसला? बहन जी को टाइम नहीं लगता फैसला लेने में। बहन जी तुरंत देती है, नफा नुकसान से फर्क नहीं पड़ता। लगता है कि जो लोग छोड़ के गए हैं या जिनको हटाया गया, अगर चुनावों से पहले वो उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो कोई घाटे का सौदा नहीं? देखिए, मैं कह रहा हूँ जो सच्चा सिपाही है बहुजन मूवमेंट का, मिशन का, इस कार्य का, अगर ऐसे कोई भी लोग आना चाहता है तो स्वागत है। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की थी कि मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि आप बसपा के बड़े करीबी रहे, क्या आप वापस जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि बहन जी जिस दिशा पे चली थी, जिस बहुजन मूवमेंट पर चली थी, वो उनसे छूट गया। अगर वो उस पर वापस आ जाएंगे तो मैं लौट जाऊंगा। आप उनसे पूछना चाहिए, आप लोग एलिगेशन लगा रहे हो, लेकिन तो प्रैक्टिकली तो आप ही भटके दिखाई पड़े कि आप बीजेपी से में घूम रहे थे, आपकी बेटी सांसद थी, आप मिनिस्टर बने घूम रहे थे, फिर सपा में आ गए, फिर सपा में चले गए। भटका हुआ कौन है? भटका हुआ कौन है? अगर माने बहन ने इस मिशन मूवमेंट को मजबूत ना किया होता तो ये 9 अक्टूबर की महारैली नहीं होती, जब हम 12-13 सालों से सत्ता से बाहर। मिशन मूवमेंट में नए लोग आते रहते हैं, पुराने लोग हटते भी रहते हैं। जैसे मैंने कहा, एक पत्थर होता है, पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते नए कल्ले के साथ में भरते भी। अभी तो सिर्फ राजस्तरीय रैली थी, जिन्हें माने बहन नेशनल लेवल पे कॉल कर देंगे तो लखनऊ के बाहर तक जगह नहीं मिलेगी आपको। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज, आपके साथ मैं हूं शबाब। मेरे साथ विंडो में नजर आने वाले शख्सियत बहुजन समाज पार्टी के बड़े खेवनहार हैं। वो बीएसपी के राज्यसभा सांसद हैं, बिहार के प्रभारी हैं, बहन जी की तरह साय की तरह रहने वाले शख्स हैं। बहन जी जिनकी बातों को बहुत तल्लीनता से सुनती और समझती हैं। रामजी गौतम साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। शुरुआत पॉलिटिकल करियर से ही करेंगे कि कैसे लखीमपुर खीरी से निकल करके बहुजन मूवमेंट में आप जुड़े और कैसे इधर दिल रम गया आपका? देखिए, लखीमपुर में जब हमारी पार्टी थी जी, और दौर है 1990 का जी, 90 से 95 के बीच में, तो मैं बहुत यंग था जी। पार्टी के लोग चर्चा करते थे कि भाई बहुजन समाज पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। और तब मुझे इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रही हो उस मूवमेंट को लेकर के, क्या फ्यूचर विजन क्या है, ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन ये जरूर था कि सामाजिक कसक जरूर थी। मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था और न्यूज़पेपर डेली में पढ़ता था कि ये हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, मर्डर हो रही है, ये अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और बाबा साहब को पढ़ता था बचपन से, बाबा साहब को पढ़ना, बाबा साहब की 14 अप्रैल की जयंती को मनाना। हमारे घर के पास में बुद्ध विहार है, तो बुद्ध विहार में क्या होता है कि 14 अप्रैल को वहाँ से फेरी निकलती थी। अच्छा। एक बड़ा सा जुलूस बाबा साहब की जयंती को लेकर के निकलता था। इसमें पहले जमाने में बड़ा भव्य होता था वो, जिसमें लोग अपने हाथी, घोड़े, डनलप और गांव से तांगे और ट्रॉली, ट्रैक्टर, बसें
पूरा एक साथ पूरा कारवां निकलता था पूरे रोडों के ऊपर, जिसमें करीब 10-20 हजार लोग निकलते थे उस जमाने। अब तो अलग अलग सेगमेंट में होता है कि छोटे छोटे गांव में लोग मना रहे हैं। पहले इस तरह से व्यवस्था नहीं थी, पहले एक होता था कॉमनवेल्थ, उसके बाद अपने अपने गांव में मनाना है, अपने अपने पंचायत में जाके बनाना है, अपने विधानसभा में जाके बनाना है। तो इससे नहीं था, पहले कॉमन होता था लखीमपुर में, फिर वो लखीमपुर आके जुड़ते सारे लोग। तो हम लोग पहले से ही 2 दिन 3 दिन पहले से, हफ्ते पहले से तैयारी करना है, ये करना है, वो करना है, मंदिर पे जाके, बौद्ध मंदिर पे जाके। तब से धीमे धीमे अट्रैक्शन सा, लगाव सा लगा रहा पार्टी के। फिर धीमे धीमे पार्टी आई, पार्टी में हमारे बहुत से होनहार लोग जो आज हमारे कई लोग नहीं भी रहे हैं, उन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, वो दौर भी देखा है। लेकिन तब मैं बहुत ज़्यादा पार्टी के साथ में अटैचमेंट में नहीं था, बहुत मेरे से तो मेरी उम्र 14-15 साल रही होगी। लेकिन धीमे धीमे फिर 1-2 साल बीता, 95 में जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, और उससे करीब 6-7 महीने पहले हम लोग पार्टी में एक्टिव हुए। अच्छा, क्या मतलब यंग एज में ग्रेजुएशन वगैरह करके सीधे पार्टी में जुड़ गए थे? ग्रेजुएशन नहीं किया था तब। मैं सर 10th मैंने पास किया था। अच्छा, 10th पास किया था और पार्टी में काम शुरू कर दिया। उसके बाद मैं पार्टी में काम करता रहा, और उसके बाद में 2 साल बाद विधानसभा अध्यक्ष बन गया। करीब 16-17 साल की उम्र रही होगी। तो आप इंटर नहीं पास कर पाए होंगे, आप विधानसभा अध्यक्ष बन गए? मैंने जस्ट इंटर पास किया था सब। अच्छा, इंटर पास करके विधानसभा अध्यक्ष बना हूँ अप्रैल में। और याद है गांधी आज़ादी हमारे यहाँ होते, मंडल के अध्यक्ष करते थे। सांसद भी थे, PWD में थे, तो हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष थे पुराने, जो हमारी पार्टी में नहीं रहे, वो थे। उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया और बोला कि भाई आपने कौन कौन से विधानसभा अध्यक्ष लेके आओ। तो उन्होंने मुझे भी खड़ा कर दिया विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। तो मैंने कहा कि यार वही तो बहुत छोटा लड़का है, क्या इसका कोई वोट है कि इसका? मेरा वोट तो नहीं है। वोट डाला कभी आज तक? अभी नहीं, अगले साल डालूंगा। अरे इसका वोट भी नहीं है, आपने विधानसभा अध्यक्ष बना दिया आपने तो। तो मैंने कहा कि भाई लड़का एक्टिव था तो बना दिया। तो मुझसे पूछा आप क्या करते हो? मैं कहा अभी मैंने इंटर पास किया है और मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बीटेक की इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बोले कि आप पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद आप पार्टी में काम करना। फिर मैं ऑगस्ट नहीं लगा रहा पार्टी में, जहाँ भी बीटेक किया, बीच में छुट्टियाँ हुई, मूवमेंट में काम करना है, पार्टी में काम करना है, चलता रहा कंटिन्यूअस। और फिर बीटेक के बाद फिर वापस अपने घर गए यहाँ से। फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर भी रहा। 1-1.5 साल मैंने पढ़ाई की, वहाँ पढ़ाया मैंने बच्चों को। बेसिक में केमिकल इंजीनियर हूँ, तो केमिकल में उनको इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था उन लोगों को। वहीं से फिर वापस फिर हमने MBA किया। MBA करने के बाद दिल्ली में जॉब किया, पंजाब जॉब किया, फिर जॉब को छोड़ के फिर वापस पार्टी में काम किया। और मुझे लगा कि जॉब इज नॉट फॉर मी, मैं जॉब नहीं कर सकता। ये अंतरात्मा की आवाज़ है। मुझे लगा कि मैं तो इस मिशन मूवमेंट के लिए पढ़ाई की थी, मिशन मूवमेंट पढ़ के काम करना है। अभी जॉब के लिए मैंने प्लान नहीं किया था। कि जो गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने यही कहा था कि पढ़ लिख करके आगे बढ़ोगे तो आगे जाओगे। पढ़ा लिखा इंसान पॉलिटिक्स की जरूरी होता है, और कम पढ़ा लिखा इंसान होता है पॉलिटिक्स में बहुत आगे अच्छा नहीं कर सकता। पढ़ाई चाहिए आपको, जितना पढ़े होगे उतना अच्छा करोगे। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। तो उस वक्त तो भाई वही थे हमारे सामने। फिर वो काम मैंने पूरा किया, पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जॉब भी कर ली, कई प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर ली, बैंकिंग सेक्टर में जॉब की, मोबाइल सेक्टर में जॉब की। फिर सब छोड़ छाड़ के वापस घर आ गया, शादी हुई, घर आ गया। तो फिर पार्टी में काम शुरू हो गया। घर से भी विरोध झेलना पड़ा। घर वालों ने कहा होगा कि नौकरी छोड़ के कहाँ चक्कर में पड़े हो? नौकरी छोड़ करके तुम कहाँ से आ गए बीच में? और जब संघर्ष से आप आते हैं, कोई धनाट्य परिवार से तो आप ताल्लुक था नहीं कि भाई आप नौकरी करें या राजनीति करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी तो नौकरी से परिवार को फर्क पड़ता था। बिल्कुल पड़ता था। मेरे फादर की कोई नौकरी नहीं थी, और छोटा भाई बैंक में कोई अधिकारी फील्ड ऑफिसर था। और मेरे बैंक में क्या, मेरे जो पुरखों की जमीन है शहर में थी, वो खेती बाड़ी की जमीन थी, उतना ही था, कोई बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। नॉर्मल जो मिडिल फैमिली होती वो रहती, मिडिल फैमिली को कोई नौकरी जाती तो बड़ा कष्ट वाला काम होता था। वो जो मिसाल कहते थे, नून तेल लकड़ी की बड़ी फिक्र रहती। तो घर में बहुत कुछ मैं विरोध झेला, क्योंकि मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में थी, तो रिस्क भी ले लिया। चलो एक तो आदमी कमा रहा है, मेरा काम मुझे नहीं चाहिए होगा तो कोई दिक्कत नहीं, काम चलता रहेगा घर का। तो पॉलिटिक्स में जाकर रिस्क ले सकते हैं, मिशन मूवमेंट में काम कर सकते हैं। तो मैं काम करता रहा, लेकिन बात लंबा नहीं चल सकता, बिना पैसे के आप आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ तो कुछ अर्निंग होनी चाहिए आपकी। तो उसको लेकर फिर मैंने छोटी मोटी फैक्ट्री डाली अपनी। अच्छा, फैक्ट्री डाली अपनी पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर की
यूनिट डाली छोटी सी। करीब जब तक मैं वो ज़्यादा एक्टिव रहा तो चली, जैसे मैं अनएक्टिव हो गया वहाँ पे, किसी और पर डिपेंडेंट हो गए, और मतलब वो दूसरे को दे दिया हमारे चलाने के लिए, वो भी ठप हो गया। भाई आप पार्टी में काम करेंगे तो आप नहीं देख सकते काम, बिजनेस वगैरह, तो भी ठप हो गया। लेकिन पार्टी में काम मिला। मुझे याद है 2014 की बात है, नवंबर की बात है, 2014 नवंबर में माने बहन जी ने मुझे काम पे लगाया और बुंदेलखंड का पहला प्रभारी बनाया। पहली पोस्टिंग मेरी बुंदेलखंड की प्रभारी के रूप में हुई। चित्रकूट मंडल और झांसी मंडल था, चित्रकूट बड़ा मंडल और झांसी मंडल था, तो वहाँ प्रभारी रहा। करीब 1 साल में वहाँ पे काम किया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं काम किया मैंने करीब 1 साल, विधानसभा में काम किया पोया में। उसके बाद फिर तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी में काम किया, फिर 2-2.5 साल कांटे। उसके बाद फिर मैं वापस वहाँ से 2 साल करीब मैंने काम किया है इधर तेलंगाना, आंध्रा के अंदर। 18 तक मैं काम किया। फिर 18 में फिर माननीय बहन जी ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और उसके बाद फिर 18 से 19 में फिर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया श्री आकाश आनंद जी के साथ में। तो उसके बाद ये कारवा चलता रहा, और 20 में माननीय बहन जी ने राज्यसभा सांसद बना दिया। तब से जो माननीय बहन जी का निर्देश मिलता है उस पर काम होता है। बाकी मेरा काम इधर ताकना झाँकना होता नहीं, और कभी कानाफूसी भी नहीं करता। ये सब जानते हैं, कानाफूसी करने का मेरी हैबिट नहीं है। बहन जी से पहली मुलाकात कब हुई थी? बहन जी से पहली मुलाकात मेरी हुई है नवंबर 2014 में, जब आपको पहली बार बुंदेलखंड का प्रभारी, तो पार्लियामेंट के चुनाव के बाद। पार्लियामेंट के चुनाव जो हुआ अप्रैल में हुआ ना, अप्रैल 14 में हुआ था, और 14 के बाद 3-4-5 महीने बाद नवंबर में बहन जी से मुलाकात पहली हुई थी। क्या बोली थी? तब तो नॉर्मली सब लोग मिलने आए थे बहन जी से। मुझे लगा कि भाई बहन जी से मौका मिल रहा है मिलने का, सब लोग जा रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि यार मेरे को अपना आराध्य मानता हूँ, जिसको मैं अपना आइकॉन मानता हूँ। मैं कभी टूर पे जाता हूँ तो 20-25 हज़ार खर्च जाते हैं, फैमिली को लेकर जाता हूँ 25-30 हज़ार रुपये खर्च जाते हैं। तो मैं जिनके लिए काम कर रहा है, जिस मूवमेंट के लिए काम कर रहा है, जो आज इस मिशन मूवमेंट को लेकर चल रही हैं, और जिसको सभी लोग आज जिंदा देवी के नाम से भी मानते हैं, या हम सबके लिए कृतज्ञ हैं, हम सबकी आइकॉन है, लीडर हैं, तो एक बार उनके पैर छूने में क्या दिक्कत है। तो बस बहुत प्रयास करके फिर मैं उनसे मिला, और फिर वहीं से एक नया जो फिर लाइफ मेरी बदली, नए राम जी को तब जन्म हुआ। वहीं से मैं एंट्री किया हूँ। तो साधारण सा व्यक्ति था मैं, बाहर निकला हूँ तो बुंदेलखंड का प्रभारी बन के निकला। बहन जी से मुलाकात का क्या टेम्परामेंट रहता है, क्या कहती हैं वो? ये दर्शकों को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि बहन जी जब मिलने के लिए बुलाती हैं तो क्या कहती हैं? देखिए बहन जी पहले तो उसके बारे में पूछती हैं, स्कैन करती हैं। आपके बारे में पहले फीडबैक उनके पास पहुंचा होता है? बिल्कुल नहीं पहुंचा था। देखिए मैंने बहन तुरंत वहीं पे फीडबैक लिया लोगों से। अच्छा। और बहन जी को फीडबैक लेना नहीं होता। बहन जी की जो नज़र है, जब कहना महापुरुष है हमारी, वो पहचान लेती हैं आदमी को। 1-2-3 बार देखती हैं आदमी को, और सब स्कैन कर लेती हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं, सब जान जाती हैं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी। किसी के बारे में कोई ब्रीफ करता है वहां पे कि बहन जी ये रामजी गौतम है, ये बहुत शुरुआत से जुड़े थे, ये बात वो बात? हाँ, ये अगर आप कोई बोलेंगे कि चलें मैं बहन जी इस फला तारीख से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, ये ऐसा वैसा, तो फिर बहन जी अपना क्रॉस चेक करती हैं। अच्छा। भाई ये इसने बोला सही बोला है गलत बोला है। तो उस वक्त इत्फाकन जब मैं गया था तो वहाँ पर एक जिला अध्यक्ष जी वहाँ पे साथ में थे, वो भी टीम लेके आए थे बहन जी से मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बहन जी बहुत 10 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, बहुत यंग एज से काम कर रहे हैं। और कंपनी का कि पढ़ाई कितनी करी? मैंने बीटेक भी किया है, MBA भी किया है। आप पढ़ाई भी कर ली और पार्टी में काम भी करते रहे? मैं भाई दोनों किया है। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई क्या मैं पार्टी में कोई काम दूंगी तो काम करोगे? तो वहीं मैं पार्टी में काम भी कर रहा हूँ, आप जो जिम्मेदारी देंगे काम करेंगे। हम घर से बाहर जा सकते हो? हम बन जा सकते हो। अगर महीनों हफ्ते जाना हो तो हम जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि भाई फैमिली में कौन कौन रहता है, कौन है, कैसे क्या चलती है फैमिली तुम्हारी, और कौन कौन है फैमिली में? सभी लोग तुम्हारे गैर हाजिर में घर को संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे? बच्चे हैं? तो मेरे पास मेरी बेटी थी उस वक्त मेरी बेटी थी जो करीब 2.5 साल की थी, और बेटा 3-4 महीने का था। बहुत छोटे थे। हाँ, बहुत छोटे थे। ये 14 की बात है। तो फिर भाई ने काम दिया, काम पे लग गए, लगते गए। मेरी हैबिट थी कि मतलब पीछे नहीं देखना,
बहन ने साफ कर दिया था कि कभी पैसे के पीछे नहीं भागना। क्या पैसे के पीछे भागोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और जब आगे बढ़ोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। और वो आज ब्रह्म वाक्य है, वो ब्रह्म वाक्य सच्चाई है। आगे बढ़ना है तो पैसे की तरफ नहीं देखना है, पार्टी के निर्देश पर, पार्टी की बेहतरी के लिए, पार्टी के संगठन के लिए, पार्टी को और कैसे आगे बढ़ाना है, उसका चिंतन होना चाहिए हर वक्त। बहन जी से मुलाकात में क्या टू वे कम्युनिकेशन होता है? क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि बहन जी अगर मिलने के लिए बुलाती हैं तो सिर्फ बहन जी कहती हैं, आपको जी बहन जी सुनना है, बोलने की इजाजत नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे बहन जी बोलती भी हैं और आपकी बात को सुनती भी हैं। अगर आप बताएंगे नहीं कोई जमीन की बात क्या है, ग्राउंड लेवल में क्या चल रहा है, तो कैसे बात बनेगी? देखिए, बहन जी सुनती भी हैं और बहन जी फिर अपना जो भी, अगर हम कोई बात माने बहन जी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो फिर उसमें निष्कर्ष कैसे निकलेगा? उसका जो सही जो रिजल्ट है, सही जो मतलब परसेप्शन कैसे बाहर निकलेगा? तो जब तक आप बीमारी को नहीं बताएंगे तो ठीक नहीं की जा सकती। तो हम माने बहन जी के पास अपनी समस्या को लेकर जाते हैं, माने बहन जी के सामने एक्सप्रेस करते हैं, डिटेल में बताते हैं बहन जी को, तब फिर बहन जी उसको सुन के अपना निर्देश देने का काम करते हैं। अच्छा, जो बात आपने कही मुलाकात की, मुलाकातों के बाद बहन जी भरोसा कितना कर पाती हैं? क्या वो, जैसे आप पहली बार मिले तो पहली बार में ही रामजी गौतम पर बहन जी का भरोसा बन गया था या भरोसा बनने में समय लगा? देखिए, पहली बार आपको काम मिलता है, भरोसा तो आपकी मेहनत में, आपके काम की बनेगा, आपकी ईमानदारी से बन जाएगा। आप जितने ईमानदार हैं सब सामने आ जाता है, कहीं कुछ छिपता नहीं है। देखिए, और खास तौर से बहन जी के सामने कुछ नहीं छिपता है। जब हमारी वो आइकान है, हम जिनके सानिध्य में काम कर रहे हैं, जैसे एक माँ होती है ना, तो माँ को अगर 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो हर बच्चे की क्वालिटी पता होती है। कौन बच्चा नटखट है, कौन बच्चा बहुत ही अच्छा काम करता है, कौन बच्चा मेरा शैतान है, कौन बच्चा मेरा सीधा है, होता कि नहीं होता घर में? तो वही सेम सिचुएशन बहन जी के अंदर है। राय सब के बारे में जानते हैं, कौन कैसा क्या नहीं। राय शुमारी के लिए बुलाती हैं, मान लो डिस्कशन के लिए बुलाया, तो आप अपनी बात कहते हैं जब, तो आपकी बातों को एग्जीक्यूट किया जाता है या बहन जी जो पहले से तय करके आई होती हैं वही फैसला होता है? नहीं, देखिए, एग्जीक्यूट की बात नहीं होती। जैसे माने बहन ने कुछ सुना तो बहन जी सुनने के बाद ही अपना निर्णय लेती हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपकी राय को शुमार करती है? अगर आपकी बात सही है तो वो उसको अमल में लेती है? बहन जी सबकी राय को भी सुनती हैं, ऐसा नहीं है हमारी राय को सुनती हैं। बहन जी सबकी राय को जानती हैं, जानने के बाद ही अपना कोई निर्णय लेती हैं। मैंने कई बसपा के छोड़ कर जाने वाले नेताओं से बात की, उसमें नसीमुद्दीन एक नाम है। वो कहते हैं कि बहन जी कान की बहुत कच्ची हैं, उनके कान में कोई एक बात कह दे कि रामजी गौतम ऐसा काम कर रहे होंगे, बहन जी चोरी कर रहे होंगे, तो बहन जी ये बात मान लेती थी। क्या सच्चाई है इन बातों में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तब इतने को सच्चाई होती है। कान के कच्चे होने वाली बात नहीं, बात को बहन जी बहुत स्ट्रांग है हर स्तर पे। मैंने पहले बोला कि बहन जी जो है इस संगठन हम सबके लिए इस माँ की भूमिका निभाती हैं। फैसला लेने की मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनिए। माँ को पता है कि मेरे बच्चे में क्या कमी है, कौन मेरा बच्चा नटखट है, कौन बच्चा मेरा बहुत ईमानदार है, कौन बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, कौन सिर्फ खाना खाता सो जाता है, कौन मोबाइल देख रहा है, सब पता रहता है हमको। तो ये बात माने बहन जी को छूट बैठती है। आज पूरे देश में इतना बड़ा संगठन है जिसमें एक हजारों की संख्या में नहीं लोग हैं, जिसमें करोड़ों की संख्या में पार्टी के वर्कर काम करते हैं, जिसमें माने बहन जी मोस्टली जगहों में गई हैं और डीपली माने बहन जी को डीपली स्टडी है हर स्टेट के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में, हर जिले के बारे में डीपली स्टडी बहन ने कर रखी है। कौन क्या करता, कैसा है, क्या नहीं है, सब पता उनको रहता है। फैसले लेने में कितना वक्त लेती हैं फैसला? बहन जी को टाइम नहीं लगता फैसला लेने में, बहन जी तुरंत देती है, नफा है नुकसान से फर्क नहीं पड़ता। फैसला लेना है तो लेना है। ये सारे लोग, कोई बट नहीं होता बहन जी के फैसले में। जिनको पार्टी से निकाला गया, बहन जी जिस वक्त में बसपा बहुत डाउनफॉल में थी, बावजूद इसके बड़े बड़े नेताओं को चुटकियों में निकाल दिया। फ्यूचर के बारे में वो बहुत ज्यादा सोचती नहीं है कि ये चला जाएगा, ये तो भाई दलितों का बड़ा नेता था, या ये पश्चिम का बड़ा प्रभारी था, चला जाएगा तो पार्टी को नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा कि जब राजनीति में फैसले क्विक नहीं लगे आप तो आप बहुत लॉन्ग वे पे सर्वाइव नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर डिसीजन मेकिंग की क्षमता स्ट्रांग नहीं है, क्विक नहीं है, तो नुकसान होगा। और फिर ये जो राजनीति में जो किसी के आने से, किसी के जाने से, ये लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होता है। वो शॉर्ट टर्म में तो हमें लगता है कि बंदा गया है, नुकसान हो गया पार्टी का,
लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं हुआ वो। बहन जी को भी इस बात की एक फिक्र मैसेज होती? गया, एक मैसेज गया कि अगर आपने गलती की है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए आप अवेयर रहिए, इस तरह की कोई गलती कभी भी दोबारा कोई भी नहीं करेगा, ये उम्मीद होनी चाहिए। पनिशमेंट मिलना भी जरूरी है, पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो गलतियां दोहराई जाएंगी। लेकिन अगर पनिशमेंट से दूरगामी नुकसान हो रहे हो तो? देखिए मैं कह रहा हूँ, जो पार्टी मिशन और मूवमेंट के सच्चे सिपाही होते हैं, माने बहन ने किसी को पार्टी से निकाल दिया, ये आदेश ही तो है कि नहीं है? कहा गया कि आप वो पार्टी से खर्च कर दिया गया, पार्टी किसी भी एक्टिविटी से आप भाग नहीं लेंगे, लेकिन माने बहन जी की नजर रहती है ये इस व्यक्ति को मैंने पार्टी से निकाला है, 6 महीने बाद, साल भर बाद उसके बारे में संज्ञान करती हैं कि उसके अंदर कितना पार्टी से, कितना मूवमेंट से कितना लगाव है, वो कितना अटैचमेंट है उसको इस पार्टी से, कितनी बार उसने सॉरी बोला, कितनी बार उसने फ़ोन किया है, कितनी बार उसने प्रयास किया है पार्टी में आने के लिए, या घर बैठ गया चुपचाप, कहीं और नहीं गया है। तो ऐसे लोगों को रिकॉल कर जाता है। अच्छा, क्यों नहीं होता? अभी आपने देखा भी बहुत से लोग वापस आए, अशोक सिद्धार्थ जी आए, वो तो बड़े लोग थे, बहुत और भी लोग हैं, बहुत इससे पहले ही बहुत ऐसे और लोग भी थे। जयप्रकाश जी का एक नाम चल रहा है बड़ा, परसों उन्होंने बहन जी से मुलाकात की है, कहा जा रहा है कि उनकी भी वापसी की संभावनाएं हैं 2018 में जब वो निकाले गए थे उसके बाद। देखिए उनके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, ऑब्वियसली कोई मेरे को जानकारी नहीं है। मैंने भी सोशल मीडिया में देखा, मैं तो बिहार में था, और ये तो आपको पता होगा भाई, मेरे को जानकारी तो नहीं है। लगता है कि जो लोग छोड़ के गए हैं या जिनको हटाया गया, अगर चुनावों से पहले वो उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो कोई घाटे का सौदा नहीं? देखिए मैं कह रहा हूँ, जो सच्चा सिपाही है बहुजन मूवमेंट का, मिशन का, इस कार्य का, अगर ऐसे कोई भी लोग आना चाहते हैं तो स्वागत है। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की थी कि मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि आप बसपा के बड़े करीबी रहे, क्या आप वापस जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि बहन जी जिस दिशा पे चली थी, जिस बहुजन मूवमेंट पर चली थी, वो उनसे छूट गया, अगर वो उस पर वापस आ जाएंगे तो मैं लौट। अब ये बताइए, अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमसे तो उम्र में बड़े काफी हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और मैं कुछ बोलूंगा तो छोटी में बड़ी बात हो जाएगी। उनसे अगर आपने पूछा कि आपने जिस मिशन और मूवमेंट को लेकर आप भी चले थे, तो बीच में आपने इस मिशन और मूवमेंट को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में सांसद बन गए, फिर आपके अंदर क्या मिशन मूवमेंट की भावना रही? और फिर आप अपनी बेटी को भी ले गए, बीजेपी में ले गए, सांसद बन गए। आप आज की डेट में कहते हो कि जिस मिशन मूवमेंट को लेकर बहन जी चली थी, उस मिशन मूवमेंट से भटका कौन है आखिर? कौन भटका है, कौन भटका नहीं, तो वो खुद जानते हैं अच्छी तरह से। आपको उनसे पूछना चाहिए, आप तो एलिगेशन लगा रहे हो, लेकिन तो प्रैक्टिकली तो आप ही भटके दिखाई पड़े कि आप बीजेपी से में घूम रहे थे, आपकी बेटी सांसद थी, आप मिनिस्टर बने घूम रहे थे, फिर सपा में आ गए, फिर सपा में चले गए, तो भटका हुआ कौन है? भटका हुआ कौन है? भटका कौन आखिर है? हम लोग तो वही हैं, माने बहन जी तो वही आज भी उस मिशन मूवमेंट चला रही हैं, और ताकत के साथ में और मजबूती के साथ चला रही हैं। अगर माने बहन ने इस मिशन मूवमेंट को मजबूत ना किया होता तो ये 9 अक्टूबर की महारैली नहीं होती, जब हम 12-13 सालों से सत्ता से बाहर। आपको लगता है कि आप लोगों को भी भरोसा नहीं था इतनी भीड़ आ जाएगी? नहीं, हम लोग भरोसा था पूरा, क्योंकि रैली कराने वाले जो लोग थे, रामाचल राजभर, नसीमुद्दीन, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बहन जी की रैलियों को ऑर्गेनाइज किया करते थे, जिनके बुलावे पे लोग आते थे, जिनको लेके आते थे, वो नहीं थे। रैली ऑर्गेनाइज करने वाले लोग नहीं थे, सारे नए लोगों को जिम्मेदारी थी। तो आप लोगों को भी भरोसा नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी? नहीं, रैली मिशन मूवमेंट में नए लोग आते रहते हैं, पुराने लोग हटते भी रहते हैं। जैसे मैंने कहा, पत्थर होता है, पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते नए कल्ले के साथ में उभरते भी हैं, क्रम चलता रहता है। देखिए, और कोई जरूरी नहीं कि पुरानी टीम रहेगी, नई टीम आएगी, फिर अगली और नई टीम आएगी, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता ही रहेगा। देखिए, लेकिन ये उम्मीद थी हम लोगों को कि जिस दिन माने बहन जी आह्वान मात्र कर देंगी तो यहाँ पे जगह लखनऊ में नहीं बचेगी। अभी तो सिर्फ राज्य स्तरीय रैली थी, जिन्हें माने बहन जी नेशनल लेवल पे कॉल कर देंगे तो लखनऊ के बाहर तक जगह नहीं मिलेगी आपको। इतने बहन जी के लोग चाहने वाले हैं, इतने लोग मिशन मूवमेंट को चाहने वाले लोग हैं। और बहन जी ने उस रैली में आकाश आनंद को जिस तरीके से प्रेजेंट किया, कि उनकी वो लाइन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आपको आकाश का भी साथ देना है। बहुत काबिल तारीफ है, हम लोग सच्चाई भी, हम लोग बहुत दिल में, और मैं तो चाहता हूँ इस मिशन मूवमेंट को आगे की ओर लेके चलने वाला कोई यंग ब्लड चाहिए था, और माने बहन जी ने बहुत सोच समझ करके वो यंग ब्लड अपने घर से आकाश आनंद जी को दिया। इसके लिए मैं माने बहन जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत सोच समझ करके एक मेच्योर लीडर को हम सबके बीच में देने का काम किया। उतनी स्पार्क दिखती है आपको जितनी बहन जी में हुआ करती थी, कि बहन जी के एक आह्वान पे आपने अभी देख लिया, आप इतने साल सत्ता में नहीं है, इतनी भारी भीड़ आ गई। आकाश आनंद इसकी 1/4 भी भीड़ इकट्ठा कर पाएंगे?
देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, आज समझ लीजिए। मैं इस पार्टी और इस मिशन व मूवमेंट का सिपाही हूँ। आज की डेट में हम सबके नेता एक है मात्र, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। मानते कि नहीं मानते? ये मिशन मूवमेंट में जो कितने भी लोग काम करने वाले लोग हैं, वो इस पार्टी के, इस मिशन के, इस मूवमेंट के और मान्या बहन जी के सिपाही हैं। और आज जब मान्या बहन जी हैं तो हमारी नेता बहन जी, आकाश आनंद जी हम सबके दिलों में युवा नेता हमारे हैं, देखिए। और निश्चित तौर से धीरे धीरे वो अपनी छवि को पूरे बहुजन समाज के दिलों में पहुंचाएंगे, अपने कार्य से लोगों को मोहित करेंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा पूरे देश में वो छा जाएंगे बहन जी की तरह। बिहार के चुनाव के प्रभारी हैं, कुछ वहाँ के भी राजनीतिक हालातों पर चर्चा कर लेते हैं। क्या कुछ वहाँ पर सियासी सरगर्मियां चल रही हैं? 130 कैंडिडेट आप लोगों ने लगभग अनाउंस कर दिए। नहीं 130 नहीं है, आज तो हमने करीब सेकंड राउंड के 121 और कर दिए हैं। अच्छा, मतलब कल तक तो 130 था, तो वो आंकड़ा मैंने लिस्ट ओपन नहीं हुआ। हाँ। लिस्ट ओपन नहीं हुआ, सारा हो गया। अच्छा। सारे प्रत्याशी घोषित कर दिए। क्या देख रहे हैं माहौल वहाँ पे? देखिए माहौल तो बहुत पॉजिटिव है, और हम लोगों ने प्रयास पूरा किया है कि जो सोशल इंजीनियरिंग की जो इक्वेशन है वो बिहार में हमने पूरा फिट किया है। 2007 वाली जो उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूट सेम इक्वेशन हम राजस्थान में ही किए थे, प्रैक्टिकल किए थे, वहाँ भी 6 हमारे विधायक बने, और सेम इक्वेशन हमने कई और राज्यों में भी की, हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले। और सेम इक्वेशन हमने इस बार फिर से बिहार में भी इम्प्लीमेंट किया है, और हमें विश्वास है कि इस बार बिहार से भी काफी अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। मगर दिक्कत ये है सर कि जिसको आप विधायकी का चुनाव लड़ाते हैं, एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, जमा साहब आपके हैं, आपसे टिकट लिया, जदयू के मंत्री को हराया उन्होंने, बाद में वो जदयू में ही जाके मंत्री बन गए। ये भी तो एक बड़ा सेटबैक है कि जो जीत रहे हैं वो जाके सरकार में ऐसे लोगों के पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा नहीं होता है। हाँ। मैं कह रहा हूँ, जमा खान जब बीएसपी में आए, विधायक बने, और 5 साल में उन्होंने अपना जो भी लाइफ का पार्ट था एंजॉय करने कर लिया। अब वो लाइफ में कभी भी विधायक नहीं बन पाएंगे। ये बीएसपी मिट्टी से माधव बनाती है, और फिर से माधव को मिट्टी में भी मिला देती। अप्रोच नहीं किया जमा खान ने दोबारा? बहुत अप्रोच किया, लेकिन ये बीएसपी है, जो एक बार धोखा देता है उसको दोबारा दांव नहीं लगाते। क्योंकि जदयू में तो टिकट मिलना बड़ा, नहीं मिल गया उनको। हाँ। लेकिन वो कहाँ स्टैंड करेंगे आप खुद मालूम हो जाएंगे। हाँ। तीसरे नंबर पर जाएंगे, जमानत तक जब्त कराएंगे। तो यूपी और बिहार की जो सटी हुई लकीर है, उसी में ज्यादा फोकस है आपका? नहीं ऐसा नहीं है, वो तो हमारे साथ ही है। हमने चाहे बक्सर हो, चाहे सासाराम हो, चाहे हमारा इवन कैमूर के साथ भी हमने कई सारे और जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे बगहा है, बेतिया साइड है, मोतिहारी है, इवन हमने इस बार वैशाली में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, वैशाली है। इसके साथ ही हमारा जो शिवहर का जो एरिया है, नेपाल का जो बॉर्डर है, उधर भी हम अच्छा कर रहे हैं, भागलपुर साइड भी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम कई जगहों में अलग अलग सेगमेंट पे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने तो लालू के घर में भी सेंध लगा दी है, लालू के साले साधु यादव की पत्नी को टिकट दे दिया आपने। कहाँ से अप्रोच हो गया ये आपको? नहीं तो वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे हमारी पार्टी से। हाँ। 2020 में। हाँ। और वो सेकेंड पोजीशन में लगभग थे वो। हाँ। काफी अच्छा वोट गेन किया था, 45,000 वोट लेकर के आए थे। हाँ। तो उन्होंने दोबारा अप्रोच किया कि हमें उतारा जाए, तो जो भी हमें लगा कि ये सोशल इंजीनियरिंग में पूरी तरह से फिट बैठ रहे हैं, तो उनको तुरंत टिकट दिया गया। और साथ ही उनके पास की जो सीट है बगल में, जो हमारे पूर्व पार्टी के विधायक थे, रियाजुल हक को पार्टी में प्रत्याशी बनाया है। उनको बरौली से हमने उनको टिकट दिया है, और हमें पूरी उम्मीद है गोपालगंज से दोनों सीटें हमारी जीत करके आएंगी। जब आप बिहार में टिकट बांटने की बात कहते हैं और वहाँ पर अच्छे कैंडिडेट लड़ाने की बात कहते हैं, उसी बीच में एक स्टिंग सामने आ जाता है, पैसों के लेन देन का उसमें जिक्र होता है। आपने ध्यान से नहीं सुना, उसने जो स्टिंग हुआ, तो पूरी बात काटी गई। जिस व्यक्ति ने बोला है उसने साफ बोला कि देखिए हमारी पार्टी गरीबों पार्टी है, और हमारी पार्टी को चलाने के लिए हम सभी लोगों से, पार्टी के लोगों से, वर्कर्स से, एम्प्लॉइज से, सभी से पार्टी के लिए फंड जनरेट करते हैं, उसी से हमारी पार्टी चलती है। तो बिहार के अंदर अगर आप इस तरह के प्रोग्राम माने बहन जी का मांग रहे हैं, तो बहन जी प्रोग्राम कराने के लिए कम से कम हर व्यक्ति को उस विधानसभा के आसपास के लोगों को 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब माने बहन जी प्रोग्राम कराएंगे। ये तो बात क्लियर है। तो पूरा देश जानता है बीएसपी कार्यकर्ताओं को पैसे चलती है, किसी अंबानी, अदानी या धन्ना सेठों को पैसे चलती है। तो इसमें कौन छिपाने वाली सी बात हो गई? अगर किसी भी हमारे नेता ने ये बोला होता कि भाई मुझको दे देना, हाँ मेरे जेब में रख देना, तो वो तो एक अपराध हो गया। 50 जाएगा, 25 मुझे देना होगा, 25 नहीं बोला उन्होंने कहीं से भी।
तो इस तरह की एलिगेशन, देखो बीएसपी पे एलिगेशन लगाते रहते हैं लोग। हाँ। जो काम करेगा उस पर एलिगेशन लगाया जाएगा, जो काम नहीं करेगा उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगेगा। बहन जी जाएंगी बिहार? बिल्कुल जाएंगी, बहन जाएंगी, बहन जी भी जाएंगी और आकाश जी भी जाएंगे। अच्छा। जब 20 तारीख के बाद उसमें हम डेट डिक्लेयर करेंगे। हाँ। और आकाश जी की जो डेट है, मैं आज वापस जा रहा हूँ बिहार, यहीं से जा करके अपने सारे साथियों के साथ बैठ करके मीटिंग करेंगे। उसमें अलग अलग डेट में कहाँ कहाँ मीटिंग होनी चाहिए आकाश जी की, वो मीटिंग कराएंगे। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उम्मीद करते हैं कि जिन जिम्मेदारियों को निर्वहन कर रहे हैं गौतम जी, वो आने वाले समय में उनके लिए बेहतर साबित हो। बिहार चुनाव के साथ ही उन्होंने तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर खुलकर बातचीत की। आपको ये चर्चा कैसी लगी, मैं जरूर बताइएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए।